नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उन पे बने हुए पिछले साल के कुछ एग्जाम्स में जो भी सवाल आए थे उनको भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर। हम हर एक चीज को डेप्थ में भी पढ़ रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस। बेसिक का मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं, कि मेरे बेसिक कहने का मतलब है कि हम एनसीईआरटी को बेसिक मानते हैं। एनसीईआरटी को बेसिक मानते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की नॉलेज है तो यानी कि आपको बेसिक नॉलेज है। और एडवांस लेवल पर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको हम मानते हैं। ठीक है, जैसे कि लेहनिंजर हो गई, वाटसन हो गया और बहुत सारी हैं। उन सारी बुक्स की हम बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हमने एक वीडियो अभी तक पोस्ट की थी इससे पहले, जिनमें हमने डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, कुछ सवाल भी लगाए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ अच्छा जानने वाले हैं। एक्चुअली में जो हम जानेंगे उसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा जो रिसोर्स है, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको एनसीई एनसीईआरटी प्लस में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिनके भी नाम आपको पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, उन सब से कंटेंट को लिया गया है और उन सब से पढ़ाया जाता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे। नहीं, आपको हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको कोई और रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। अगर इस पार्टिकुलर टॉपिक में आपको कुछ भी पढ़ना है तो यहां से हर एक चीज कवर हो जाएगी। तो दोस्तों पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की हम बात करेंगे आज डिटेल में। हर एक चीज को जानेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हर एक चीज को मेरे साथ जानिए और समझिए। मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो एक एनिमल हो सकता है, वो एक प्लांट हो सकता है, वो एक प्लांट हो सकता है। ठीक है, वो किन से मिलकर बने, उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, वो सेल्स हैं। क्या है? सेल्स हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर दोस्तों आपको एक चीज और पता होगी कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उसी तरह का एक सेल ऑर्गेनल होता है जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर कंट्रोल सेंटर इसको बोलते हैं हम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। वो डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उस क्रोमोसोम के बंडल को अगर हम खोलना शुरू करें तो हमें दिखेगा कि न्यूक्लियोसोम दिख रहा है, जिसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उस न्यूक्लियोसोम को अगर हम और थोड़ा खोलें तो हमें दिखाई देगा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो भी दिख रहा है। उसको अगर थोड़ी और डिटेल स्टडी करें और थोड़ा खोलें तो हमें दिखेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, बेस पेयर्स जो हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। मित्रों तो इन सारी चीजों को डिटेल में हम स्टडी करेंगे, अच्छे अच्छे डायग्राम्स के थ्रू, मस्त स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो सारी स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है? जैसा कि आपको पता है कि जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, माइन्यूट होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। उन छोटी सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा डीएनए होता है। ये जो एक छोटी सी सेल है, उसके अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस। उसके अंदर एक बहुत बड़ा डीएनए होता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये जो डीएनए का साइज होता है एक सेल के अंदर, वो लगभग 2 मीटर का होता है। 2 मीटर का मतलब वो सेल जो हमें नग्न आंखों से दिखाई भी ना दे, उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए आया कैसे? दोस्तों ये बहुत आश्चर्यजनक सवाल है अपने आप में खुद। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, ये जो सेल है,
ये इतनी बड़ी आपको सेल दिख रही है डायग्राम में, इसके अंदर ये जो छोटा सा बेचारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो साइज है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर की होती है, लगभग 10 माइक्रोमीटर की होती है। लेकिन जो डीएनए का साइज है, जो डीएनए का साइज है दोस्तों, वो कितना है? 2 मीटर का होता है। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये 2 मीटर का डीएनए आया तो कैसे आया? इस चीज को हमें पढ़ना है, इस चीज को समझना है, इस चीज को जानना है, और इसी चीज पर आए हुए जितने भी सवाल हैं उनको भी लगाने हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में या फिर बीते हुए समय में हर एक एग्जाम में इस टॉपिक पे सवाल बना है और आगे भी बनने की संभावना है। दोस्तों, एक छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए फिट कैसे होता है? उसके लिए सेल्स ने एक पैकेजिंग सिस्टम इवॉल्व किया। इस पैकेजिंग सिस्टम में कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें से जो मेन प्रोटीन होती है उसका नाम है हिस्टोन। जो मेन प्रोटीन है उसका नाम हिस्टोन है। वो डीएनए को क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्ट करती है। जितनी ज्यादा क्वाइलिंग होगी उतना थिक होता जाएगा। ठीक है, ये डीएनए है, मान लो ये क्या है, ये क्रोमैटिन है और ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, तो पैकेजिंग में क्या होती है, थिकनेस बढ़ती है, उसको और कंसाइज किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, अब आपको सेल बायोलॉजी में मैंने ये चीज तो पढ़ा दी है और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा कि जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरी यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, या हम कह सकते हैं जो उनका जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। समझ आ रही है आपको ये बात? लेकिन अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। क्लियर है आपको इतनी बात? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर जीनोफोर बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं। और ये सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही भूखे नंगे पड़े रहते हैं कहीं भी। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। याद इसलिए रखनी है कि हमेशा क्या करते हो आप, गलती करते हो, सर्कुलर याद रख लेते हो या डबल स्टैंडर्ड याद रख लेते हो। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड वो रीजन होता है जहां पे जो जीनोमिक डीएनए होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है या प्रेजेंट होता है। क्लियर है आपको? पैकेजिंग मैकेनिज्म की अगर बात करें तो डीएनए लूप आर हेल्ड बाय बेसिक प्रोटीन। देखो, प्रोटीन का तो नेचर होगा कैसा, बेसिक होगा, लेकिन वो जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में है वो नॉट ट्रू हिस्टोन प्रोटीन, वो कोई ट्रू हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, पर प्रोटीन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। मित्रों, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि डीएनए जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो जो प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे उनकी पैकेजिंग में, उनका बेसिक नेचर होना जरूरी है,
उनका बेसिक नेचर होना जरूरी है, क्योंकि एसिडिक नेचर डीएनए के पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई एसिडिक प्रोटीन आई उस पे भी निगेटिव चार्ज अगर हुआ तो निगेटिव चार्ज दोनों को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो पैकेजिंग नहीं हो पाएगी। अब इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए गायरेज, जिसको हम टोपो आइसोमरेज सेकेंड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे हम, क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इंड्यूस निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, ये क्या करता है, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग को इंड्यूस करता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए गायरेज को हम क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज सेकेंड बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग को इंड्यूस करा। क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करें पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो उसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है और क्रोमेटिन। हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ट्रू हिस्टोन इन्वॉल्व होती है। अब अगर बात करें कि यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोट का जो डीएनए होता है कैसा होता है, लीनियर होता है और बहुत लंबा होता है, वेरी लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसको रिक्वायरमेंट होती है एक्सटेंसिव पैकेजिंग की। समझ में आ रही बात? इनका जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, जैसे कि आपको यहां डायग्राम में दिख रहा होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इनका डीएनए कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हमने खोला, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड है, इस क्रोमेटिड को अगर हमने खोला तो हमें क्या मिलेगा, डीएनए मिल रहा है, ठीक है। ये जीन है, सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है हिस्टोन एंड क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन डीएनए प्लस हिस्टोन को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को साथ में मिलाकर क्रोमेटिन बोला जाता है, ठीक है। अब जो क्रोमेटिन होता है वो दो तरह का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सारी स्टैंडर्ड बुक्स और आपको बेसिक बुक जो भी एनसीईआरटी है उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइटली पैक्ड होता है। लाइटली का मतलब लूजली, कैसा होता है, लूज होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें हेट्रोक्रोमेटिन की, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं ये कैसे होते हैं, लाइटली होते हैं। जो हेट्रो होते हैं तो हेट्रो में टी आता है, और ये कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, आरएनए नहीं बनाते, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, क्लोज क्रोमेटिन जो है वो बहुत पास पास है, ओपन क्रोमेटिन जो है वो कैसी है, दूर दूर पे, यहां पे न्यूक्लियोसोम आपको दिख रहा है। दोस्तों स्टोन क्या है अगर उसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं द डीएनए स्पूल प्रोटीन। कैसे, क्यों बोल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे समझते हैं। हिस्टोन जो होती है वो स्मॉल होती है, बेसिक, बेसिक है। अगर कोई चीज बेसिक है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ आ रही बात? प्रोटीन की बात अभी हम कर रहे हैं, उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और किससे मिलकर बना होता है, लाइसिन, लाइसिन और आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतनी बात आप ध्यान रखो। These interact with negatively charged phosphate group of DNA। अब डीएनए के पास आपको पता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 3 माइनस, ये कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये बाइंड करते हैं या फिर जोड़ते हैं, ठीक है। कोर हिस्टोन की अगर बात करें तो H2A, H2B, H3H4 फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। H2A, H2B, H3H4 ये मिलके क्या बनाते हैं,
ये मिलके क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। अब दोस्तों आपको यह बात तो थोड़ी हजम नहीं होनी चाहिए कि H2A, H2B, H3, H4 जो हैं वो चार ही हिस्टोन के नाम बताए गए हैं। तो ये ऑक्टामर कैसे बनाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि इन हर एक प्रोटीन्स की क्या होती है, डबल यूनिट होती है। ठीक है, ये दो दो यूनिट्स में पाए जाते हैं। H2A दो पाया जाएगा, H2B, H2A दो बार पाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा H2B यहां दिख रहा है, H2B यहां दिख रहा है। ठीक है, H2A यहां दिख रहा है, H2A यहां दिख रहा है, H4, H4, H3 और H3। और उसके बाद में डीएनए इससे क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, इस पे क्या कर रहा है, रोप कर रहा है। समझ आ रही है बात। लिंकर हिस्टोन की अगर बात करें तो जो H1 प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। हेल्प, इसका जो काम है, हेल्प इन फर्दर फोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम इनटू हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, क्या काम होता है, फोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम इनटू हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। दोस्तों अब यहां पे बात कर लेंगे थोड़ा डिटेल में किसके बारे में, हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में। हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में अगर बात करें तो हिस्टोन का जो ऑक्टामर होता है, टू कॉपीज ऑफ ईच ऑफ, जैसे H2A, H2B, H3, H4 ये जितने भी हैं इनके दो दो कॉपी पाए जाते हैं, दो कॉपीज पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल की अगर बात करें तो 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, प्लस में एक H1 होता है जो लिंकर की तरह काम करता है। किसकी तरह, लिंकर हिस्टोन की तरह काम करता है। डीएनए व डीएनए रैप्स अराउंड दिस कोर 1.65 टाइम। ठीक है, कितना मतलब एक होता है एक बार किया, एक होता है दो बार किया, लेकिन नहीं, यहां पे 1.65 टाइम रोप करता है। ठीक है, मतलब डेढ़ से ज्यादा, दो से कम। ठीक है, और टोटल बेस पेयर जो होते हैं लगभग लगभग 147 बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर बात करें न्यूक्लियोसोम की थोड़ी डिटेल में, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग है। ये डीएनए पैकेजिंग की फंडामेंटल यूनिट है। सबसे पहले इसको कॉर्नबर्ग ने 1974 में डिस्क्राइब किया था। कब डिस्क्राइब किया था, 1974 में। कंफर्म्ड बाय न्यूक्लियस, कंफर्म बाय न्यूक्लियस डाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था इनके द्वारा। न्यूक्लियस एक ऐसी एंजाइम होती है जो किसको, न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। क्लियर। ए न्यूक्लियोसोम इज, एक न्यूक्लियोसोम जो होता है, ठीक है, देखो आपने सोमैटिक सेल से क्या न्यूक्लियस को निकाला, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को निकाला, उस क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड को आप क्या है, खोल रहे हैं और उस स्ट्रक्चर को आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका, न्यूक्लियोसोम का। तो एक न्यूक्लियोसोम जो है वो 147 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो होते हैं, बेस पेयर ऑफ डीएनए जो होता है उसको चारों तरफ से घेरता है या उसके ऊपर रैप्ट करता है। ठीक है, अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। प्लस 20 से लेके 60 बेस पेयर लिंकर डीएनए है जो किससे ज्वाइंट करता है, जो ज्वाइंट होता है H1 प्रोटीन से। समझ आ रही है बात। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है, समझ आ रही बात, जो किसको मतलब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर खुद को बांध रहा है। ये कितना, 147 बेस पेयर का है। और ये डीएनए जो इनके बीच में पाया जा रहा है, लिंकर डीएनए जो है, ठीक है, H1 प्रोटीन और H1 प्रोटीन, ठीक है, उनके पास पाया जा रहा है H1 हिस्टोन के, वो कितना 20 से लेके 60 बेस पेयर का हो सकता है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल आपको पता ही है, विजुअल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से हम इसकी स्टडी करते हैं, किससे स्टडी किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों, मोतियों की माला। मोतियों की माला आपको पता है,
ये ऐसे ही कुछ अगर आप देखें तो मोतियों की माला ऐसे ही होती है। अब ये जितने मोती हैं वो न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो बीच का डीएनए है वो लिंकर डीएनए है। समझ आ रही बात? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें कहाँ दिखता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है भाई। कोई और माइक्रोस्कोप देके ऐसे ही कुछ भी पूछ लेते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। बीट्स की तरह न्यूक्लियोसोम दिखता है, और स्ट्रिंग की तरह क्या होता है? लिंकर डीएनए दिखता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल को बनाते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल को बनाते हैं। लेवल ऑफ पैकेजिंग की अगर बात करें तो क्या क्या लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के? तो सबसे पहला होता है, क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा न्यूक्लियोसोम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, जिसकी जो साइज होती है 10 नैनोमीटर होती है। फिर उससे थोड़ा और मोटा होगा तो सोलेनाइड बोलेंगे उसको, 30 नैनोमीटर का फाइबर होता है, जिसमें क्या होता है? H1 जो लिंकर हिस्टोन होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये लगभग कितना होता है? 30 नैनोमीटर का होता है। उसके बाद में आता है लूप्ड डोमेन। लूप्ड डोमेन लगभग 300 नैनोमीटर का होता है। लूप डोमेन के बाद में बनेगा लूप डोमेन के बाद में बनेगा क्रोमेटिन फाइबर, जो कि मोर कंडेंस्ड होता है, ठीक है। और ये लगभग 700 नैनोमीटर का होता है। एक क्रोमेटिन कितना होता है? एक क्रोमेटिन 700 नैनोमीटर का होता है। और आपको पता है कि डीएनए में 2 क्रोमेटिन होते हैं, तो टोटल जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, नॉट डीएनए। तो मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम होता है 700 प्लस 700 यानी कि 1400 नैनोमीटर का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। समझ में आई बात? तो इतनी बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आगे कुछ रिलेवेंस ऑफ पैकेजिंग की अगर बात करें हम, तो डीएनए पैकेजिंग इज नॉट जस्ट फॉर कंपैक्शन। ये सिर्फ कंपैक्शन के लिए नहीं होता है, बट आल्सो फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका जो मेन काम होता है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना ही होता है, ठीक है। लूजली पैक्ड जो क्रोमेटिन होता है, यू क्रोमेटिन, उनके जो जीन हैं वो कैसे होते हैं? ऑन होते हैं, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। वो एमआरएनए बना सकते हैं। उस एमआरएनए से कोई प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन किसी एंजाइम की तरह काम करेगी, वो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन जो टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन होते हैं या हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। उनके जो जीन होते हैं वो ऑफ होते हैं, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। हिस्टोन एसाइलेशन की अगर बात करें, हिस्टोन एसाइलेशन लूजेंस क्रोमेटिन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। हिस्टोन का अगर मेथाइलेशन कर दें तो कैसा हो जाता है? क्रोमेटिन कैसे हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। और ट्रांसक्रिप्शनली कैसे हो जाएंगे? साइलेंस्ड हो जाएंगे। दोस्तों कंपैरिजन अगर करें प्रोकैरियोट बनाम यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग का, तो यहां पे बहुत अच्छी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। डीएनए का जो टाइप है वो प्रोकैरियोट में कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है, और कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। जबकि यूकैरियोट में कैसा होता है? लीनियर होता है। डीएनए पैकेजिंग की अगर बात करें प्रोटीन की, तो बेसिक प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रू हिस्टोन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। H2A, H2B, H3, H4 और H1, ठीक है। पैकेजिंग यूनिट की अगर बात करें तो सुपर क्वाइल्ड लूप पाया जाता है इनमें। जबकि इनमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डीएनए का जो बैकबोन है वो कौन बनाता है? डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। हिस्टोन क्या होता है? प्रोटीन होते हैं जो बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। H1 लिंकर हिस्टोन होता है। न्यूक्लियोसोम का जो कोर होता है 147 बेस पेयर का होता है, और हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं उसको, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए क्या करता है? चारों ओर से खुद को बाइंड कर लेता है, ठीक है। नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें, नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और 1 मिनट में आप हर एक चीज को क्विकली रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम है। कोर हिस्टोन में क्या क्या पाया जाता है? H2A, H2B, H3, H4, और सबकी कितनी? 2 यूनिट्स पाई जाती हैं। डीएनए लेंथ अराउंड ऑक्टामर 147 बेस पेयर। लिंकर डीएनए जो होता है वो 20 to 60 बेस पेयर का होता है, हेल्ड बाई H1,
ठीक है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग कितने होते हैं? 10 नैनोमीटर फाइबर होते हैं। सोलेनाइड जो है वो कितने होते हैं? 30 नैनोमीटर फाइबर्स होते हैं। ठीक है। क्रोमेटिड जो होता है वो 700 नैनोमीटर का होता है। ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है वो कितना होता है? 1400 नैनोमीटर का होता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इतनी चीजें अच्छे से ध्यान रख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके सारे सवाल इस टॉपिक पे बन जाएंगे। इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछेंगे। एनसीईआरटी में तो इतना ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है। मैंने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे इसमें जो भी चीजें खंगाली जा सकती थी, हर एक चीज को एक्सप्लेन की जा सकती थी, उनसे हर एक चीज को मैंने मेंशन किया है। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर एक दूसरे से जुड़े रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में हम एक दूसरे से जुड़े रहें और हमारा कनेक्शन बना रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।